कलेक्टर आशीष सिंह ने यह साफ कह दिया है कि सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध बने मकानों को हटाने की मुहिम निरंतर चलती रहेगी। सिंहस्थ क्षेत्र में बने अवैध मकान हर हाल में हटाए जाएंगे। कलेक्टर ने यह भी साफ कर दिया है कि मुहिम का चाहे जितना विरोध हो, प्रशासन के टारगेट पर इस वक्त वे मकान है जो सिंहस्थ क्षेत्र में 2016 के बाद बने हैं, इन्हें हर हाल में तोड़ा जाएगा। जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा गुलमोहर कॉलोनी और ग्यारसी नगर की जमीन पर बने 300 से ज्यादा मकानों को हटाने के लिए अंतिम नोटिस जारी किए गए हैं। इन मकानों में रहने वाले परिवारों के लोग मुहिम का विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भी कलेक्टर आशीष सिंह से इस मुद्दे पर बातचीत की थी। कलेक्टर ने साफ कर दिया कि पिछले साल प्रशासन ने 2016 के बाद सिंहस्थ क्षेत्र में बने करीब 30 मकान तोड़े थे, लेकिन इससे 2 गुना ज्यादा लगभग 60 नए मकान बन गए हैं। सख्ती के बावजूद सिंहस्थ क्षेत्र में मकानों के बनने की ये गति रही तो आने वाले सालों में सिंहस्थ लगाने के लिए जमीन ही नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ क्षेत्र में 2016 के बाद बने मकानों को हटाने के लिए मुहिम तेज की जाएगी। स्थगित कर दी है और उन्हें भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। वहाँ पर कलेक्टर साहब अपनी टीम भेज के भौतिक सत्यापन कराएंगे। उनका ये कहना था 2016 के पहले जितने भी वहाँ मकान बने उनको तो उन्होंने रहने दिया है और उसको आगे भी उनका कहना था कि इसको हम स्थायी के लिए विचार कर रहे हैं। 16 के बाद जिन लोगों ने ज़्यादा मकान बना लिए हैं तो हमारी जितनी पूरी टीम थी कांग्रेस की, उन्होंने यही बोला कि साहब ये गरीब लोग हैं, अपने खून पसीने की कमाई से इन्होंने अपने मकान बनाए, ऐसे इनके मकान नहीं तोड़े जाए। तो अभी तो उन्होंने आश्वस्त कर दिया है, आगे की कार्रवाई भौतिक सत्यापन क्या कराते हैं उसके बाद फिर देखते हैं। देखिए 2016 में संघर्ष जहाँ पर लगा था, चाहे वो जो साधु महात्मा हैं उनके कैंप लगे हों या फिर वो पार्किंग के लिए जगह या सैटेलाइट टाउन के लिए प्रयोग की हुई हो, हमारा ये उद्देश्य है कि एक एक इंच हमको ज़मीन बचाना चाहिए, क्योंकि अगर 2016 में जो उपयोग हुई थी ज़मीन अगर हम लोग उसको भी नहीं बचा पाए तो निश्चित रूप से मेला क्षेत्र को और बढ़ाने की बात पूरी तरीके से बेमानी हो जाती है और ज़्यादा ज़मीन हमको मिल भी नहीं पाएगी। 1 साल पहले हमने ये जब हाथ में ये चीज़ ली थी तो लगभग 330 के आसपास मकान निकले थे जो अतिक्रमण में थे, जो 2016 के बाद हुए थे, और हम लोगों ने उसमें से लगभग 28-30 मकान तोड़े भी थे। इस बार जब पुनः सर्वे हमने कराया तो फिर वापस उससे ज़्यादा संख्या में निकल के आए हैं, जिससे कि पता लग रहा है कम से कम 60 के आसपास मकान और नए निर्मित हो गए साल भर में। अगर इसी गति से अतिक्रमण होते रहेंगे तो निश्चित रूप से इस बार साधु महात्माओं को ज़मीन आवंटन में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए इसको हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से हम लोग इसके साथ साथ जो लोग खासतौर पर जोन 1 और जोन 2 में रहे हैं BIBO, उनकी विभागीय जांच भी चालू करेंगे, क्योंकि 2016 के बाद निर्माण अगर हुआ है तो निश्चित रूप से उनकी भी जिम्मेदारी इसमें कहीं न कहीं बनती है। हमने पहले कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट पे भी कार्रवाई करी थी, सभी के खिलाफ FIR भी कराई थी, कुछ लोगों से अपने पैसे भी वापस दिलवाए थे। वो सब कार्रवाइयाँ भी एक तरफ करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमको अतिक्रमण को बचाने के लिए और भविष्य में ऐसी चीज़ ना हो इसलिए सख्ती से हटाया जाना आवश्यक है। बारहवीं कक्षा की एक छात्रा की तबीयत एकदम स्कूल में बिगड़ गई, जिससे बेहोशी की हालत में चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल दशहरा मैदान स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्रा वर्षा पिता कमल किशोर की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में स्कूल स्टाफ उसे उपचार के लिए फ्रीगंज स्थित माधवनगर अस्पताल लेकर पहुंचा। यहाँ डॉक्टर ने छात्रा को ICU में भर्ती कर प्राथमिक उपचार दिया, ब्लड प्रेशर चेक कर खून की जांच कर लैब में जांच हेतु बताया। बता दें कि छात्रा तराना तहसील के गांव झलनबड़ा की रहने वाली है और छात्रा दशहरा मैदान स्कूल में हॉस्टल में ही रहती है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि छात्रा की पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, इसी वजह से वो 4-5 दिन स्कूल से छुट्टी पर थी और पिछले 3-4 दिनों से पुनः स्कूल आने लगी थी। आज छात्रा की तबीयत खराब होने पर तत्काल उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और अभी तबीयत नॉर्मल है और उसका पूर्व से प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। ये वर्षा नाम की बच्ची है, पिता का नाम है कमल किशोर, उम्र 17 वर्ष है। इसको बेहोशी की हालत में लेकर आए हैं। अभी हालत इसकी स्थिर है और जांच के लिए ब्लड सैंपल भेजे हैं, क्योंकि अभी उसका नॉर्मल है, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं रही है। कौन सी स्कूल? शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दशहरा मैदान। एक बालिका यहाँ जो पढ़ती है वर्षा पिता कमल किशोर सोलंकी, वो झरनावदा तराना की रहवासी है और 8-10 दिन से वो आ नहीं रही थी। पूर्व में ही अपने घर पर ही बीमार थी और 2 दिन पूर्व से यहाँ पर आना शुरू किया था और आज उसका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ तो तत्काल यहाँ एक मैडम के साथ और एक मैडम की कार से उसको
माधवनगर हॉस्पिटल भिजवाया है। यहाँ पे कहाँ रहती है भैया? यहाँ पर प्री मैट्रिक हॉस्टल जो है वहाँ पर रहती है। वहाँ की वार्डन भी आ गई थी और वो भी साथ में हॉस्पिटल गई थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाकाल मंदिर में दर्शन किए। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल से ऊर्जा प्राप्त करने आता हूं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी का तांता लगा हुआ है। बुधवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने धोती और सोला पहनकर गर्भगृह में प्रवेश किया। यहां बाबा महाकाल का जल और दूध से अभिषेक कर आरती की। पूजन अर्चन के बाद वे नंदीहाल में शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। मीडिया से चर्चा में कहा कि वर्षों से बाबा महाकाल के दर्शन करने आते रहे हैं। उन्हें यहाँ से असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। महाकाल क्षेत्र में बहुत सुंदर कार्य हो रहे हैं। यहाँ आने पर मन में खुशी मिलती है। देखिए, मैं तो बाबा महाकाल के दर्शन लेने वर्षों से आता हूँ और उनका बहुत आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और यहाँ आने के बाद एक असीम ऊर्जा का अनुभव होता है और उसी ऊर्जा की अनुभूति के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और अभी तो यहाँ बहुत सुंदर काम भी हो रहा है। कॉरिडोर का काम बहुत सुंदर हुआ है। पिछले समय जब मैं आया था तो उद्घाटन होना था, अभी तो उसका उद्घाटन भी हुआ है और मुझे लगता है कि यहाँ का सारा चेहरा चित्र सारा बदला हुआ नजर आता है और बहुत मन से खुशी होती है जब मैं यहाँ का दर्शन लेता हूँ। समग्र हिंदू समाज उज्जैन के द्वारा पैगाम इंसानियत सोसाइटी नामक संस्था द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता को निरस्त करने और आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा रामघाट पर बिना अनुमति के अवैध निर्माण को हटाने को लेकर जिला कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन दिया गया और तुरंत कार्यवाही की मांग की गई। समग्र हिंदू समाज के लोगों द्वारा जानकारी दी गई कि इस आयोजन में आयोजकों द्वारा कई समाचार पत्रों द्वारा घरों में पैम्पलेट डालकर इसकी सूचना दी गई है और सिर्फ गैर मुस्लिम प्रतिभागियों को ही सम्मिलित होने की पात्रता रखी गई है। इसके ऑनलाइन तथा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर एक पुस्तक प्राप्त करने को कहा गया है और इसके लिए उनके द्वारा 7 स्थानों पर कार्यालय खोले गए हैं। ऐसे में जब कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उक्त लोगों के पास में उनके परिवार की जानकारी पहुंच जाएगी। ऐसे में भविष्य में उस जानकारी का वो लोग गलत उपयोग भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस आयोजन को तुरंत निरस्त किया जाए और आयोजकों के ऊपर वैधानिक कार्यवाही की जाए। साथ ही साथ रामघाट के पास हो रहे अवैध निर्माण को भी रोका जाए और कानूनी कार्यवाही की जाए। आज ऐसा जानकारी मिली थी कि किसी एक समाज ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है जिसमें हिंदू समाज से विशेषकर तौर पर ये बोला गया है कि आप ऑनलाइन उसमें सबमिट करें। उसके विरोध में हमने माननीय जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन दिया है जिसमें रोक लगाने के लिए मांग की थी। तो माननीय जिलाधीश महोदय ने ये तो हमको आश्वासन दिया है कि रोक लगा दी। बाकी हमका ऐसा कहना है कि उसको रोक नहीं लगाना, उसमें प्रकरण दर्ज होना चाहिए ताकि ये कार्रवाई आगे से नहीं हो। तो विषय में ये है कि जो मौलाना मौज की जो दरगाह है उसका निर्माण 2017 से ही धीरे धीरे चलता आ रहा है और जो मौलाना मौज से जो दर्शन करने के लिए आते हैं मौलाना मौज पे जो मुस्लिम हैं विधर्मी लोग हैं वो अवैध गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। वहाँ पर कैमरे लगे हैं, उस कैमरे की जांच पड़ताल की जाए। वहाँ से कितने ही पॉकेट मार, कितने ही जो हमारी लव जिहाद की बेटियों को शिकार करते हैं ऐसे अपराधी पकड़ाएंगे और जो अवैध अतिक्रमण जो बढ़ रहा है धीरे धीरे जो गुंबज नहीं दिखता था वो गुंबज उन्होंने बना दिया है। पूर्व में वो गुंबज नहीं दिखाया जा रहा था, इसकी जांच पड़ताल की जाए और जो सीमा में है मौलाना मौज उसी सीमा में रहा जाए। उसके बाद में एक सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र पूर्वक ऊपर की ओर एक मौलाना मौज की दरगाह है जिसको षड्यंत्र पूर्वक आगे बढ़कर रामघाट पे लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में अभी एक उर्स का आयोजन उनके द्वारा किया गया और उर्स के आयोजन के तहत कव्वाली का कार्यक्रम नीचे परमिशन ली गई जिसको निरस्त कराया गया प्रशासन ने। विरोध करने के बाद हिंदू समाज के वहाँ के स्थानीय ब्राह्मणों ने भी इसका विरोध किया और एक वहाँ पर कहीं भी गुम्बद नहीं था। वहाँ बड़े बड़े पेड़ थे, पेड़ों की आड़ में गुम्बद का निर्माण किया गया इन विगत 1-2 सालों में और धीरे धीरे पेड़ों की छटनी कर दी गई। वो गुम्बद का निर्माण एवं अन्य निर्माण जो मौलाना मौज की दरगाह के अंदर हुए हैं वो सारे अवैध निर्माण हैं
वहाँ निगम से कहीं भी किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली गई है। हमारी मांग यह है कि जिस प्रकार से शहर में अन्य निर्माण तोड़े जा रहे हैं, वैसे वो निर्माण भी तोड़े जाएं। दैनिक अवंतिका और दैनिक ब्रह्मास्त्र की निश्चित पुरस्कार योजना। हर प्रतियोगी को पुरस्कार कूपन दो और पुरस्कार लो। हमारे पाठक प्रत्येक माह के कम से कम 2 कूपन आवश्यक रूप से संभालें। हर माह दैनिक ब्रह्मास्त्र अखबार में 2 से अधिक कूपन प्रकाशित होंगे। पाठकों हर माह 1 से अधिक बार फॉर्मेट जिस पर कूपन चिपकाना है प्रकाशित होगा। अखबार में प्रत्येक माह प्रकाशित होने वाले कूपन चुकने पर मास्टर कूपन क्रमशः भी लगाया जा सकता है, केवल 2। पाठकों से अपील है कि 2 माह का दैनिक अवंतिका का मासिक बिल अवश्य संभालें, अन्यथा प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकेंगे। पाठकगणों के लिए दैनिक अवंतिका कार्यालय उज्जैन में फॉर्मेट पर कूपन चिपकाकर जमा कराने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2023 रहेगी। प्रतियोगी पाठकों को पुरस्कार वितरण फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिया जाएगा। अंतिम निर्णय निर्णायक मंडल का रहेगा। शर्तें लागू। वेस्टर्न रेलवे इंदौर और रतलाम रेलवे स्टेशन पर रेल कोच की स्थापना की जाएगी। इसे लेकर रेलवे की तरफ से अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया गया है। राजशाही फील वाला यह रेस्टोरेंट जल्द ही दोनों स्टेशनों पर शुरू हो जाएगा। आम लोग भी इस रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकते हैं। ये 24 घंटे खुला रहेगा। इसी प्रकार इंदौर स्टेशन, जो कि भारतीय रेलवे के प्रमुख जंक्शनों में से एक है, यहाँ भी रेल कोच रेस्टोरेंट स्थापित करने के लिए अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस तरह की सुविधा न केवल शहर के निवासियों के लिए एक अनूठा अनुभव होगा, बल्कि इंदौर में रुकने वाले क्रॉस ट्रैफिक यात्रियों के लिए भी एक अतिरिक्त सुविधा होगी। देखिए, रेलवे बोर्ड हाल में ही बहुत सारे इनोवेशन करती है, तो मंडल इस तरह पे भी ये क्या है कि एक रेस्टोरेंट की पहल हम लोग कर रहे हैं। तो इंदौर और रतलाम जो स्टेशन, मेजर स्टेशन पे, इस पे रेस्टोरेंट हम लोग का टेंडरिंग करेंगे। तो आने वाले टाइम में क्या है कि जो भी यात्री हैं उस पे उनको जो फास्ट फूड या खाना उपलब्ध कराया जा सके। तो एक नया वो तो ट्रेन का डिब्बा तो रहता ही है, और दूसरा क्योंकि पैसेंजर के लिए सहूलियत होती है, इस पे हमारा क्या है कि रेलवे बोर्ड का फोकस है कि नॉन फेयर रेवेन्यू, मतलब एक पैसा भी अर्जित किया जा सकता है। तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसकी हम लोग आने वाले टाइम में ये इनोवेशन जारी रहेगा। देखिए, इसमें क्या है कि हम लोग दूसरी पार्टी को ये सारी चीज़ें दे देते हैं। इसके बाद में वो लोग जैसे दूसरे हम लोग सोप या फिर फूड स्टॉल रखते हैं, इसी तरह का ये भी एक सिस्टम है। इसमें क्या है कि पुराने कोच को यूटिलाइज किया जाएगा। तो इसमें जो भी फैसिलिटी होगी, क्योंकि जो टेंडर में निर्धारित उसको स्पेस या फिर जो भी उसका एक नियम और के तौर पर काम किया जाएगा। इंदौर शहर के अति प्राचीन श्री रणजीत हनुमान धाम से अनगिनत श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। बाबा रणजीत हनुमान के प्रति श्रद्धालुओं के असीम प्रेम और भक्ति के दर्शन यहाँ आयोजित किए जाने वाले रणजीत अष्टमी महोत्सव में देखने को मिलते हैं। दरअसल रणजीत अष्टमी के मौके पर प्रतिवर्ष मंदिर में 4 दिवसीय महोत्सव संपन्न होता है। इस साल भी रणजीत महोत्सव का पर्व भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। 16 दिसंबर तक चलने वाले रणजीत अष्टमी महोत्सव की शुरुआत मंगलवार से ध्वजा पूजन और स्थापना के साथ हुई। महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर इलैया राजा टी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ध्वजा पूजन कर मंदिर के शिखर पर ध्वजा को स्थापित किया। मंदिर के मुख्य पुजारी दीपेश व्यास के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच परंपरागत महोत्सव शुरू हुआ, जबकि कलेक्टर और महापौर ध्वजा को सिर पर रखकर शिखर तक ले गए। विधि विधान से महोत्सव की शुरुआत करने के बाद कलेक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि उन्होंने पूजन में लिए गए संकल्प में इंदौर की समृद्धि और सद्भाव की प्रार्थना की है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस अवसर पर मंदिर के मैदान पर विशेष रूप से विद्युत व्यवस्था की घोषणा करते हुए हनुमान जी से स्वच्छ और स्वस्थ शहर की कामना की।
शीतलीं करुणाम्नाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ॐ राजराधाय मेरे लिए जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि बाबा के आशीर्वाद से मुझे प्रथम नागरिक के रूप में इंदौर की सेवा करने का अवसर मिला और उस सेवा में आज ध्वजारोहण के कार्यक्रम में भी उपस्थित रहने का अवसर और सौभाग्य मिला। हम सब रंजीत अष्टमी के अवसर पर निकलने वाली प्रभात फेरी को भव्य रूप से, सुचारू रूप से, सुंदर और अच्छे माहौल में निकालेंगे, यही प्रयास है। और बाबा रंजीत के आशीर्वाद से मुझे लगता है इस बार भी ऐतिहासिक प्रभात फेरी निकलेगी। भगवान रंजीत पूरे भक्तों को आशीर्वाद देने निकलेंगे और नगर निगम सुविधा और व्यवस्थाओं की दृष्टि से सब लोगों की बहुत दिनों से इस विषय को लेकर मांग भी थी, तो आज इस ध्वजारोहण के अवसर पर पास वाले मैदान में लाइट की दृष्टि से, रोशनी की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से एक बड़ा 16 मीटर का हाई मास्क लगाने की मैं अपनी तरफ से घोषणा करता हूँ। आज है ना, मतलब भगवान के आशीर्वाद से रंजीत हनुमान जी का है ना ध्वज पूजा का है ना आयोजन एक परंपरागत रूप से ना यहाँ हुआ है। हम डेफिनेटली इससे इस परंपरा में ना शामिल होने का मतलब हमको है ना मौका मिला है। मतलब इसके लिए मैं है ना भगवान को है ना यह मेरा पूरा अर्जित करता हूँ और मुझे लग रहा है कि ये परंपरा है ना हमेशा है ना आगे रखना चाहिए और इसके आगे मतलब हम की परंपरा को और स्थिर बनाए रखने के लिए मतलब हम कितने भी कदम उठाना है वो प्रशासन की ओर से ना पूरी कदम उठाए जाए। सर वो सिर्फ मैं इंदौर का ही है ना अभी प्रशासक हूँ, राइट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ। सो तो मैं इंदौर ज़िले के लिए ना खुशी के लिए मतलब है ना मैंने भगवान से ना जब संकल्प के लिए मुझे बोला गया है, मैंने यही संकल्प किया है कि मतलब पीस एंड हैप्पीनेस है ना हमारी पूरी इंदौर ज़िले में रहे, एक जस्टिस का फीलिंग रहे कि मतलब सबकी है ना न्याय है ना। इंदौर नगर पालिका निगम प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी बीच शहर में जन सेवा अभियान से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाना है। इन सभी आयोजनों को लेकर नगर निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल की मौजूदगी में निगम अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खरगोन में आयोजित होने वाले जन सेवा अभियान कार्यक्रम में इंदौर के हितग्राहियों की भागीदारी और कार्यक्रम स्थल तक ले जाने से जुड़ी व्यवस्थाओं पर निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त इंदौर में भी जोन क्रमांक 9 में प्रभारी मंत्री की मौजूदगी आयोजित किए जाने वाले जन सेवा अभियान की रूपरेखा बनाई गई। बैठक में प्रवासी भारतीय सम्मेलन से जुड़े कार्यों की आयुक्त द्वारा जोनवार समीक्षा भी की गई। चैप्टर क्लोज करो पर आगे ढूंढ करके आसपास के किसी और वार्ड में किसी और जोन में आ वो जगह देखो, 30 से लगे हुए जो वार्ड या जोन्स हैं वहाँ जगह देखो। सामान्य टीएल बैठक थी, इसमें मुख्यतः 3-4 विषयों पे चर्चा हुई है। एक तो जनसेवा अभियान का जो संभागीय कार्यक्रम है उसमें जो खरगोन का कार्यक्रम है उसमें इंदौर के भी हितग्राही रहेंगे, तो नगर निगम के जो हितग्राही जाने वो भली प्रकार से चले जाएं, उनकी क्या व्यवस्था रहेगी इस पर बात की गई है। साथ ही जनसेवा अभियान के जो कार्यक्रम है अपने यहाँ विधानसभा स्तर पर रहेंगे। मुख्य कार्यक्रम में माननीय प्रभारी मंत्री जी भी भाग लेंगे। उस कार्यक्रम की व्यवस्था हम लोग जोन 9 में कर रहे हैं क्योंकि वहाँ बस्ती क्षेत्र आसपास ज़्यादा है और वहाँ हितग्राही भी हमारे ज़्यादा हैं। इसके साथ ही साथ जो प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर के नदी नालों की तैयारियां हैं, सफाई की या जो पेवर ब्लॉकिंग हो बाकी सभी काम चल रहे हैं, सौंदर्यीकरण के काम चल रहे हैं, सीटीपीटी और यूरिनल के जो काम चल रहे हैं मुख्य रूप से वो काम सभी समय सीमा में निपटे हैं, उसमें कहीं कोई काम करने की दिक्कत नहीं है। किस तरीके से हम लोग समय सीमा में काम करेंगे इन सभी विषयों पर चर्चा हुई है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में सोशल मीडिया पर एक युवक के द्वारा सच की आवाज के नाम से फेसबुक आईडी संचालित करने को लेकर वीडियो जारी किया गया, जिसमें नगर के भाजपा नेताओं के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा उसका सहयोग किए जाने की बात कही जा रही है। इस वीडियो को विधायक राणा विक्रम सिंह के द्वारा अपनी छवि धूमिल किए जाने का आरोप लगाते हुए विधायक तथा उनके समर्थकों के द्वारा वीडियो और पोस्ट के विरोध में भाजपा पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं कांग्रेस नेताओं के द्वारा थाना प्रभारी विजय सागरिया को क्षेत्र के विधायक राणा विक्रम सिंह पर कार्यवाही की मांग को लेकर आवेदन दिया गया। इस मामले में उक्त दलित युवक ने जबरदस्ती दबाव डालकर वीडियो
बनवाने तथा प्रतिष्ठित नागरिकों की छवि धूमिल करने का आरोप विधायक पर लगाया है। मामले में पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से छवि खराब करने के पुराने आवेदनों के आधार पर युवक गोविंद सूर्यवंशी के विरुद्ध धारा 151 में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट का यह मामला पिछले 2 दिनों से चल रहा था। इस मामले में उक्त युवक गोविंद रघुवंशी से जनप्रतिनिधियों एवं पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही थी। मंगलवार को भी ये पूछताछ दिन भर जारी रही। सच की आवाज की आईडी से एक पोस्ट डाली गई, जिसमें गोविंद के द्वारा नगर के कुछ लोगों के द्वारा सच की आवाज के माध्यम से पोस्ट डालने में मदद की बात कही गई। इसके कुछ ही मिनट के बाद ये इस वीडियो के साथ छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र के विधायक राणा विक्रम सिंह एवं उनके समर्थकों के द्वारा फेसबुक पर पोस्ट डाली गई, जिसके बाद जिन भाजपा नेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं के समर्थक का दावा वीडियो में गोविंद सूर्यवंशी कर रहा था, वो थाने पहुंचे तथा क्षेत्र का विधायक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। विधायक के द्वारा वीडियो बनवाने का आरोप लगाया। इस मामले में जनपद पंचायत सुसनेर अध्यक्ष प्रतिनिधि राजपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा मंडल महामंत्री पवन शर्मा, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष संतोष पाटीदार, पूर्व भाजयुमो जिला अध्यक्ष एवं पार्षद प्रदीप सोनी, भाजयुमो मंडल महामंत्री धनपाल सिंह, अर्पित हरदेनिया, सामाजिक कार्यकर्ता दीपक राठौर, ओम वर्मा, कांग्रेस नेता आशीष त्यागी के द्वारा थाना प्रभारी को दिए आवेदन में बताया गया कि क्षेत्र के विधायक राणा विक्रम सिंह द्वारा सोशल मीडिया के उनके फेसबुक अकाउंट से मंगलवार को 4 बजे 1 मिनट व 30 सेकंड का वीडियो गोविंद सूर्यवंशी के द्वारा बनवाकर वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें नगर के वरिष्ठ नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के झूठे नाम बुलवाए गए एवं नगर में हमारी छवि खराब करने की कोशिश की गई, जिससे हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। आवेदन में वीडियो किस स्थान पर बनाया गया है, किसके मोबाइल से बनाया गया है, किसके दबाव में हमारे नाम वीडियो में बुलवाए गए, इसकी जांच की मांग की गई। दोपहर में मेरे पास सूचना आई, एक आईडी द्वारा एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें विधायक जी की छवि खराब होने हेतु बताया गया हमारे द्वारा, और उस आईडी के बाद तत्काल विधायक जी ने पोस्ट डाली तो हमने उसके खिलाफ यहाँ पर ज्ञापन दिया कि इसकी जांच की जाए निष्पक्ष। अगर इसमें जो हम दोषी पाए गए तो हमें सजा दे, अन्यथा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्ज ये कराइए कि सोशल मीडिया पर एक सच की आवाज़ करके आईडी चलती है, उससे एक वीडियो डला है, उसमें फर्जी नाम लिए गए हैं कि भाई मेरे द्वारा भी उसको सूचना दी जाती थी, जबकि ये झूठा वीडियो है। और इस आईडी से जितने भी मेरे पुराने रिकॉर्ड हैं निकलाए जाए। हम आज थाने में ये आवेदन दिया है, जिसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने भी यहाँ पे आवेदन दिए हैं। एक फर्जी आईडी चलाने का मामला थाने से सामने आया है। उस युवक ने नगर के प्रतिष्ठित लोगों के नाम भी उसमें लिए हैं, जिसमें एक मेरा नाम भी शामिल है। मेरे मोबाइल की साइबर से जांच की जाए, अगर मैं दोषी सिद्ध होता हूं तो बीच चौराहे फांसी दी जाए। लेकिन इस तरह से मेरी जो राजनीतिक प्रसिद्धि हो रही है, जिस तरह से जनता जनार्दन का मुझे सहयोग मिल रहा है, उससे घबरा कर मेरी छवि को जो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, यह बहुत गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। किनके द्वारा किया जा रहा है? ये किसी के द्वारा किया जा सकता है। ये जो टीआई साहब है, थाना प्रशासन है, शासन है, वो जांच करे। किसी का एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया कि क्षेत्रीय विधायक श्री राणा विक्रम सिंह जी के द्वारा एक वीडियो उनकी फेसबुक आईडी से पोस्ट किया है ना, जिससे उनकी छवि धूमिल हो रही है। तो इस संबंध में जांच करने के संबंध में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। सर, एक फेसबुक आईडी का एक जिक्र हो रहा है कि जो सच का सामना कर रही है आईडी थी, सच की आवाज़, तो वो उसके खिलाफ तो शिकायत थी और उसको पकड़ा है लड़के को, और उसी पे पूरा मामला है। क्या पहले कुछ शिकायतें मिली थी क्या इसके खिलाफ? सच की आवाज़ करके एक आईडी सुसनेर तहसील में संचालित थी, जिसपे कस्बे के कई सारे राजनीतिक लोगों और पत्रकार, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जो है उसमें पोस्टें कई सारी प्रसारित की गई थी, और इस संबंध में कई सारे शिकायत आवेदन पत्र हमें प्राप्त हुए थे, जिसकी जांच हमारे द्वारा की गई। तो जांच में यह जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त आईडी जो है गोविंद सूर्यवंशी निवासी सुसनेर संचालित करते थे।
मनावर में कांग्रेस भवन में बैठक का आयोजन मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर रूपरेखा बनाई गई और विभिन्न वार्ड से संभावित प्रत्याशियों के नाम लिए गए और उनसे टिकट मांगने का कारण तथा वो जनता से किस प्रकार से संवाद करेंगे और किस प्रकार से विजय होने पर विकास करेंगे, इस बारे में मंथन किया गया। इस अवसर पर मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर नगर पालिका परिषद मनावर में कांग्रेस की विजय होती है तो हम विधानसभा मनावर के साथ साथ संपूर्ण मनावर नगर का ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विकास करेंगे और प्रयास करेंगे कि मनावर में मेडिकल कॉलेज और अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल और कृषि महाविद्यालय की स्थापना भी करें। अगर कांग्रेस में अनुशासनहीनता होती है तो इसके हमें गलत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। हमें अनुशासन को पहली प्राथमिकता देनी होगी, तब जाकर हम नगर पालिका और आने वाले चुनाव में विजय प्राप्त कर सकेंगे। कांग्रेस भवन से दुर्गा मंदिर तक सीसी रोड का भूमि पूजन भी विधायक अलावा के द्वारा किया गया। विकास के लिए प्रयत्नशील मनावर विधायक डॉक्टर